एक बार की बात है। एक आदमी गलियों और सड़कों पर रैट ट्रैप बेचा करता था घूम घूम करके। ये रैट ट्रैप वो स्वयं अपने खाली समय में बनाता था, तार से बनाता था। और जो रॉ मटेरियल था, जो उसका सामान था जो बनाने का, वो या तो स्टोर्स से या बड़े बड़े फार्म्स से मांग करके लाता था। यानी उसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता था। फिर भी उसका सेल इतना लो था कि वो बहुत ही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारा करता था। और जिंदा रहने के लिए सिर्फ वही व्यवसाय उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए वो मांगने और चोरी करने के लिए भी मजबूर था। उसके कपड़े फटे हुए हुआ उसके कपड़े फटे हुए होते, उसके गाल धसे हुए थे, और जैसे उसकी आंखों से भूख झलकती थी। माने आंखों से लगता था कि वो एक मैल न्यूट्रिशन पर्सन है, वो भूखा आदमी है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आदमी की जिंदगी कितनी नीरस होती है, कितनी तकलीफों भरी होती है, ये कल्पना नहीं कर सकता। यह अपने ही मेडिटेशन, अपने ही धुन में रैट ट्रैप पीठ पर लटकाए आगे बढ़ा जाता था। लेकिन एक दिन उसकी नीरस जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको इंटरटेनमेंट का एक साधन दे दिया। उसको आनंद आने लगा। हुआ यूं कि वो नेचुरली अपने रैट ट्रैप के बारे में सोचता आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वाकई में यह पूरा विश्व है क्या, एक रैट ट्रैप और कुछ नहीं। क्योंकि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, विलेजेस हैं, और ये सारे के सारे और कुछ नहीं, बस रैट ट्रैप है। और इनका पर्पस क्या है? ये लोगों के लिए बेट जैसे एक चारा सेट करते हैं। और वो चारा किस फॉर्म में होता है? जैसे रीचेस है, जॉयज है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोथिंग है, और कंफर्ट्स ऑफ लाइफ है। ये सारे के सारे इंसानों के लिए एक बेट के समान है, चारे के समान है। और जब भी कोई भी इंसान इनको पाने के लिए टेम्प्टेड होता है, ललचाता है, तो होता क्या है कि उस रैट ट्रैप का दरवाजा उनके लिए बंद हो जाता है, उनके ऊपर बंद हो जाता है। और फिर वो सारी जिंदगी उसी को पाने के लिए उस रैट ट्रैप में अंदर घूमते रहते हैं जीवन के अंत तक। क्योंकि ये व्यक्ति कभी कभी चोरियां भी किया करता था, लोगों से मांग करके खाता था, और जिस प्रकार से उसका अपीयरेंस था, कुल मिलाकर के दुनिया उसके तरफ बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। उसके तरफ बहुत दुनिया काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी। और इसलिए जब लोगों के बारे में सोचता और कैसे कैसे वो लोग रैट ट्रैप में फंसने के बाद पीड़ित और परेशान हो रहे थे, तो उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को याद करके उसको बड़ा मजा आता। और he used to derive unwanted joy to think ill of them. यानी unusual, unwanted joy, that is unusual pleasure, he used to derive to think ill of all such people who had fallen into the rat trap of the world. एक बार एक शाम इसी तरीके से अपने मेडिटेशंस में, अपने मौज में खोया हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। दिसंबर का महीना था, शाम ढल चुकी थी, अब रात्रि आने वाली थी। क्योंकि उसका कोई अपना घर नहीं था, फिक्स घर नहीं था। अब रात बिताने के लिए उसने इधर उधर जब देखा, तो सड़क के किनारे एक उसको कॉटेज नजर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। अमूमन तो लोग बहुत सल्की सा फेस लिए हुए, सावर सा फेस लिए हुए वो दरवाजा खोलते, कभी भगा देते, कभी कुछ अलाउ कर देते बाहर सोने के लिए। लेकिन यह आदमी जिसने दरवाजा खोला वह एक बूढ़ा आदमी था, और इसकी न तो वाइफ थी और न ही कोई बच्चा था। वो अपनी लोनली जिंदगी उस कॉटेज में शाम को या रात को बिताता था। और जब उसने देखा कि कोई एक शेल्टर मांगने के लिए आया है, तो वो बहुत ही खुश हुआ कि चलो आज की रात एटलीस्ट एक कंपनी उसे मिलेगी। उसने दरवाजा खोला, उसको अंदर बुलाया, बैठाया,
और उसके लिए तुरंत जो पोरिज उसने स्वयं के लिए बना रखा था स्टोव पर चढ़ा करके गर्म किया, उसको टोबैको पीने के लिए दिया, स्मोक करने के लिए दिया, और फिर प्लेइंग कार्ड्स निकाल करके उसके साथ कार्ड्स के गेम भी खेला। कुल मिलाकर के उसने उसका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट भी किया, उसको खिलाया पिलाया भी। यही नहीं, वो जितना जेनरस अपने फूड आइटम्स के लिए था, मैंने उसको फूड और अदर थिंग्स उसने उसको प्रेजेंट किया है, उतना ही जेनरस वो उसके साथ था अपने कॉन्फिडेंशियल थिंग्स शेयर करने में भी। Peter says the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. उसने अपने गेस्ट को बताया कि जब मेरे प्रॉस्पेरिटी के दिन थे तो मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर यानी फार्म पे काम किया करता था और अच्छी आमदनी होती थी। लेकिन अब एज के कारण, चूंकि मैं फार्म्स पे काम नहीं कर सकता, दिन में मैं लेबर नहीं कर सकता, तो अब मेरे जीवन यापन का साधन हमारी ये प्यारी सी काऊ है यानी गाय है, जो कि मुझे अच्छा खासा दूध देती है, उससे मैं क्रीम बनाता हूं और बाजार में उसको बेच करके पैसे कमा लेता हूं। बतलाने के बाद उसे कुछ ऐसा लगा कि शायद उसका गेस्ट यानी वो रैट ट्रैप सेलर उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहा था, और इसलिए अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए वह पास में ही खिड़की उसकी एक थी, और खिड़की के फ्रेम पर एक कीले से एक पाउच टंगा हुआ था, यानी वॉलेट टाइप का कह सकते हैं कि उसमें एक पाउच टंगा हुआ था, और उसने उसको उतारा कील पर से, और उसमें से 3 बिल्स यानी नोट्स निकाले 10-10 क्रॉनर्स के, यानी कुल मिलाकर के 30 क्रॉनर्स के नोट उसके सामने, उसके आंखों के सामने उसने दिखलाए, और जिससे कि उसको विश्वास हो जाए कि ये 30 क्रॉनर्स उसने अर्न किए हैं। और फिर उसके बाद उसने उन 30 क्रॉनर्स के नोट्स को मोड़ा, पाउच में रखा और फिर से वहीं टांग दिया। उसके बाद दोनों सोने चले गए। अगली सुबह क्योंकि उसको दूध दूहने की जल्दी थी, उस ओल्ड मैन को, क्रॉफ्टर को, इसलिए जल्दी उठा और फटाफट तैयार होकर के वो दूध दूहने के लिए फार्म पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब चूंकि जो हाउस ओनर था वो तैयार हो चुका था, वो जाने के लिए तैयार था, तो इट इज ऑब्वियस दैट हाउ कैन दिस मैन द गेस्ट बी स्लीपिंग देयर इन हिज हाउस। सो वह भी तैयार हुआ, वह भी उठा और जाने के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, की अपने पॉकेट में डाली, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन आधे घंटे के बाद वो पेडलर फिर से वापस उसी घर पे आया। वो घर में घुसने की उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, घर में घुसने की उसने बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं किया, और इसके बजाय उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर से विंडो पेन को स्मैश किया यानी तोड़ दिया, और टूटे हुए भाग से उसने अपना हाथ अंदर डाला, पाउच को निकाला, 30 क्रॉनर्स के नोट को निकाला, जेब में डाला और निकल लिया। लेकिन चूंकि उसने चोरी किया हुआ था, उसको ये समझ थी कि जल्द ही क्रॉफ्टर अपने घर में आएगा और इस रॉबरी को वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, और चूंकि वो बहुत ज्यादा तब तक दूर भी नहीं गया होगा, इसलिए पूरे चांसेस थे कि वो अरेस्ट हो सकता था। इसलिए बेहतर था, उसने समझा कि मेन रोड को लेने के बजाय जंगल साइड में कुछ देर यानी फॉरेस्ट साइड में कुछ देर वो टहले, और उसके बाद जब सारा का सारा मामला सबसाइड हो जाता, तब फिर से वो मेन हाईवेज पे या मेन रोड पर आकर के कहीं और चला जाता, और तब वो सेफ रहता। और इस कारण से वह जब वहां से 30 क्रॉनर्स लेकर के चला, तो तुरंत ही जंगल की ओर उसने रुख कर लिया। थोड़ी दूर जंगल में चलते चलते उसने देखा चारों तरफ की जंगल का रास्ता वो सब एक ही जैसा लग रहा था। वो जितना भी चलता जा रहा था उसको लग रहा था कि वो घूम फिर करके एक ही जगह पहुंच जा रहा है, क्योंकि जंगल में कोई ऐसे रोड तो बनी होती नहीं, कोई ट्रैक्स तो होते नहीं है, और जंगल में सभी पेड़ लगभग एक जैसे दिखते रहते हैं, सारा स्ट्रक्चर एक जैसा लगता है।
तो उसको ये लग रहा था कि घंटों तक चलने के बाद जैसे घूम फिर करके वो वहीं पे चला आया, और कुल मिलाकर के जंगल में वो खो सा गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो किधर जाए। ऐसी घटना उसके साथ होने पर अचानक उसके दिमाग में घंटी बजने लगी कि लगता है मैं स्वयं उसी रैट ट्रैप में पड़ गया। वह फिलॉसफी जो उसने खुद इवॉल्व किया था, आज उसी फिलॉसफी का वो एक पात्र बन गया, वो खुद शिकार बन गया। क्योंकि जब उसने महसूस किया कि वो उसको बाहर निकलना है, अब ये समय हो चुका है कि अब वो सड़क पर आ सकता है, तो सड़क मिल ही नहीं रही थी। और वो उस 30 क्रॉनर जो बेट के रूप में था लिए हुए, जिस तरीके से चूहे चूहेदानी में सर्कल करते रहते हैं, वो जंगल में सर्कल कर रहा था। दिसंबर की शाम आई, ठंड बढ़ती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि नजर आ रहा था अपना अंत। क्योंकि अगर पूरी रात वहां पर रह गया, जंगल में रह भी गया, तो ठंड से उसको मर जाना था। और अगर ठंड से नहीं मरना था, तो उसके पहले ही उसको जंगली जानवर मार देते। वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड था, टायर्ड था, और मौत का भय उसे सता रहा था। आगे बढ़ना चाहता था लेकिन बढ़ नहीं सकता था, शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, और वो वहीं पर बैठ गया। वो फील कर रहा था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। लेकिन तभी उस डिस्पेयर में, उस निराशा में उसे कुछ आशा की किरण नजर आई। और ये किरण नजर आई उसे कांस्टेंट थंपिंग साउंड ऑफ द मेटल से। यानी हैमर किसी चीज के ऊपर बार बार पड़ रहा था, इसकी आवाज उसको सुनाई दे रही थी। मेटालिक साउंड उसको सुनाई दे रहा था। और वाकई में ये मेटालिक साउंड आ रही थी एक आयरन मिल से। ये आयरन मिल कोई और आयरन मिल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उस समय की रैम्सो आयरन वर्क्स थी। रैम्सो आयरन वर्क्स दुनिया में एक मानी जानी आयरन मिल थी, जो कि मार्केट में बेस्ट काइंड आयरन, ओर और आयरन के प्रोडक्ट्स की सप्लायर थी। और इसी आयरन वर्क्स में, यानी आयरन मिल में, नाइट शिफ्ट का काम चल रहा था, और मास्टर ब्लैक स्मिथ अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ वहां पर काम कर रहा था। हिटलर को, रैट ट्रैप सेलर को, जब आशा की किरण नजर आई, तो उसके शरीर में कुछ ताकत भी आई। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा किया और बढ़ चला उस दिशा में जिधर से कि साउंड आ रही थी। अब चूंकि आयरन वर्क्स के अंदर बहुत तरीके के साउंड आ रहे थे, जैसे कि क्रैकलिंग साउंड ऑफ द कोल बर्निंग, द आयरन ओर विच वॉज बीइंग स्टर्ड, वहां पर जब उसको चला रहा था कोई वर्कमैन यानी ब्लैक स्मिथ, तो उसकी आवाज और डिफरेंट डिफरेंट साउंड के कारण ये पेडलर चुपचाप जब दरवाजा खोल करके अंदर घुसा, तो किसी ने उससे नोटिस भी नहीं किया। उसे मास्टर ब्लैक स्मिथ ने नोटिस तब किया जब वो काफी करीब फर्नेस के आ गया, क्योंकि जाड़े की रात थी और कुछ ड्रिजलिंग भी बाहर हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, और इससे वो पूरा का पूरा भीग गया था। और उस भीगे कपड़ों में जब वो फर्नेस के करीब पहुंचा, तो उसके बदन से, उसके कपड़ों से कुछ एक स्टीम निकलने लग गया, भाप निकलने लग गया। और तभी उसने नोटिस किया, ब्लैक स्मिथ ने, कि कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ है। हालांकि उसके लिए एक रूटीन सी बात थी कि अक्सर कुछ ऐसे होमलेस बेगर्स वहां पर गर्मी पाने के लिए घुस आया करते थे। और इसलिए जब उसने एक निवेदन वाले स्वर में, एक मींस ही रिक्वेस्टेड the master blacksmith to allow him to stay for the night there in the forge, he gave a haughty consent. उसने उसको परमिशन दे दिया, बिना दिमाग लगाए हुए, बिना उसके तरफ ज्यादा ताके। उसको नोटिस भी ज्यादा नहीं किया, और उसने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है भैया, रह सकते हो यहाँ पर, बट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ वर्ड। सिर्फ सर हिला दिया, इट्स ओके, यू कैन स्टे हियर। हाँ, रैट ट्रैप सेलर को भी किसी मेहमान नवाजी की उम्मीद तो थी नहीं, या उसको जरूरत भी नहीं थी। उसको कुल मिलाकर के रात में किसी तरीके से वहां पर रह जाए और उसकी जान बच जाए, यही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। और
उसने और किसी चीज की उम्मीद भी नहीं किया था। खैर, अगर उसने इस घटना को कि उसे शेल्टर मिल गया आराम से, अपनी मुसीबत का अंत समझा हो तो यह गलतफहमी थी। उसकी मुसीबत अभी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। हुआ यूं कि उस समय रैम्सजो आयरन मिल का ओनर एक बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी था, बहुत ही मेहनती और एम्बिशियस आदमी था, और वो मार्केट में अच्छे से अच्छे आयरन को सप्लाई करना चाहता था। और इसलिए वो चीजों को खुद इंस्पेक्ट करता था, देखता था, मीन्स एक क्लोज वॉच रखता था अपने वर्कर के वर्क पे। और इसीलिए वो अक्सर वहां पर विजिट किया करता था। तो उस समय संजोगवश वो विजिट के लिए आया हुआ था। तो हालांकि मास्टर ब्लैक स्मिथ ने तो उसको सिंपली ऐसे ही कंसेंट दे दिया, बिना उसकी आइडेंटिटी या बिना उसका नाम पूछे। लेकिन चूंकि वो तो ठहरा एक मालिक, और इसलिए वो इतने जल्दी हर चीज को इग्नोर करने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि एक स्ट्रेंजर उसके फोर्ज में ऐसे ही आया हुआ है, जो फटे चिथड़े कपड़ों में है, रैट ट्रैप्स उसके कंधों पर झूल रहे हैं, विचित्र सा दिख रहा है, तो वो उसके क्लोज गया, नजदीक गया, उसकी आइडेंटिटी परखने के लिए, जांचने के लिए। लेकिन जब वो उसके क्लोज पहुंचा, तो चूंकि वो भी एक एजेड सा आदमी था, और वहां की डिम लाइट में उसकी सूरत शक्ल से वो कुछ भ्रमित हो गया। और उस रागामुफिन में, यानी रैग्स क्लैड मैन में, उसे अपना पुराना रेजिमेंट में आर्मी में काम किया हुआ दोस्त नील्स ओलोफ नजर आया। और उसने उसे उसी नाम से संबोधित किया कि ओ मिस्टर नील्स ओलोफ, हाउ यू आर लुकिंग लाइक दिस। तुरंत ही उस आदमी को, रैट ट्रैप सेलर को, समझ में आ गया कि ये आदमी कंफ्यूजन में पड़ गया है, ये मुझे कोई दूसरा समझ रहा है। तो अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी बतलाने के बजाय उसने कुछ गोल मोल उत्तर देना बेहतर समझा। और ऐसा इसलिए कि उसने सोचा कि कुछ गोल मोल सा उत्तर देंगे तो शायद मेरी गरीबी पे, मेरी मुफलिसी पे उसको दया आ जाए। और 30 क्रोनर्स तो मुझे मिल ही गए हैं, कुछ एक क्रोनर्स शायद वो मुझे और दान स्वरूप दे दे, दया करके। और इसलिए उसने गोलमोल सा आंसर यह दिया कि यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी इन दिस वे। माने वाकई में हमारे लिए बहुत समय बुरा है, और बहुत बुरा चल रहा है मेरा समय। तुरंत ही जब उसने ऐसा कहा, तो आयरन मास्टर ने, उस मिल के मालिक ने कहा कि ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि तुमने आर्मी से रिजाइन कर दिया, और उस समय रिजाइन जिस समय तुम कर रहे थे, संजोग से मैं नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें यह गलती नहीं करने देता। खैर, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब चलो हमारे घर, हमारे साथ। अगर कोई और होता तो उसके लिए एक ऑनर की बात थी कि एक इतना बड़ा आदमी उसे अपने घर के लिए इनवाइट कर रहा था। लेकिन चूंकि ये जेन्युइन आदमी तो था नहीं, ये एक चोर भी था, और इसलिए मैनर्स हाउस में और एक इतने बड़े जागीरदार के द्वारा वेलकम किया जाना, यानी मैनर हाउस में इतने बड़े आदमी, मिल ओनर के द्वारा वेलकम किया जाना, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे फिर से वही समझ में आने लगा कि शायद अब यहां से बचे तो फिर से मैं वहां जा करके अपने आप को रैट ट्रैप में नहीं डालना चाहूंगा। और इसलिए बड़ी सख्ती से उसने मना किया। उसने कहा नो, नो एंड नो, यानी किसी भी कीमत पे वो जाने के लिए तैयार नहीं था। अंत में आनंद मास्टर उसको छोड़ करके चला जाता है, यह कह करके कि लगता है आज कैप्टन साहब तुम लोगों के साथ ही रहना पसंद करेंगे। और ऐसा उसने अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा और चल दिया वहां से। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा था, मास्टर ब्लैकस्मिथ को समझ में आ गया था कि मेरा मालिक इतना जल्दी चीजों को छोड़ने वाला नहीं है। और उसका सोचना ठीक भी था। जल्द ही आयरन मास्टर की बेटी, जिसका नाम एडला विल्मेंशन था, उसको उसने उस फोर्ज में भेजा। उसने अपना परिचय रैट ट्रैप सेलर को दिया। हालांकि उस समय वो लेट कर
एक पिग आयरन अपने सर के नीचे लगा करके तकिए के रूप में लेटा पड़ा था। जब वो आई तो अचानक वो हड़बड़ा करके वो उठा। उसको देख करके एडला विल्मेंशन ने अपना परिचय दिया और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो उनके साथ घर चले। साथ ही एडला विल्मेंशन ने एक चीज और नोटिस किया कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था, उसको लगा कि या तो इस व्यक्ति ने कहीं कुछ चुराया है, कुछ चोरी की है, और या तो वो जेल से भागा हुआ भी लग रहा है। खैर, उसने उसे आश्वस्त किया कि कैप्टन, क्योंकि वो तो जान रही थी कि ये कैप्टन ही है, मेरे फादर का फ्रेंड है, तो उसने उसे आश्वस्त किया कि कैप्टन मत परेशान होइए, फील फ्री, आप कि आप हम लोगों के साथ क्रिसमस तक रुकें और उसके बाद आप जैसे आप आए थे उसी तरीके से आप फ्रीली जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। उसने इतने फ्रेंडली वे में ये कहा कि हालांकि रैट ट्रैप सेलर को या उस पेडलर को शक हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात ने उसके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस पैदा किया। और जो एडला विल्मेंसन के साथ एक वैले आया था, यानी एक अटेंडेंट आया था, एक नौकर आया था, उसके हाथ में एक फर कोट था, उसने उस फर कोट को एक्सेप्ट किया और चल दिया एडला विल्मेंसन के साथ। उसकी कैरेज में जब वो बैठ रहा था तो फिर उसको कुछ इविल फोरबोर्डिंग्स, यानी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ उसके मन में गलत भाव आ रहे थे, भाव ये आ रहे थे कि शायद कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। और वो कैरेज, वो जिसमें बैठ रहा था एंडला विल्मेंशन के साथ, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो फिर से कहीं रैट ट्रैप में तो नहीं प्रवेश कर रहा। लेकिन फिर भी एडला विल्मेंशन की रिक्वेस्ट को वो टाल नहीं सका। उसका पावर ऑफ परसुएशन इतना स्ट्रांग था कि वो मना नहीं कर सका, और सारी चीजें सोचने के बावजूद भी वो एडला विल्मेंशन के साथ उसके फादर के घर चल दिया। अगला दिन था 24 दिसंबर, यानी क्रिसमस ईव का। मॉर्निंग में एडला विल्मेंशन ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा रही थी। उसका फादर आयरन मास्टर भी साथ में बैठा हुआ था। वो अपने फ्रेंड के लिए काफी खुश नजर आ रहा था और ये प्लान बना रहा था कि उसके लिए क्या क्या कर सकता है। अपनी बेटी से वो बात करते हुए कह रहा था कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो कुछ खा पी करके थोड़ा हेल्दी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, और फिर उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ दूसरा काम ढूंढते हैं, कुछ दूसरे काम की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि ये जो रैट ट्रैप सेलिंग का बिजनेस है, घूम घूम करके, वो एक रिस्पेक्टफुल बिजनेस भी नहीं है और न ही उसमें उसको सफिशिएंट इनकम हो पाती होगी। ये सारी बातें एडला सुन रही थी और फिर उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल बात एडला ने कही, जो कि उसके फादर ने भी नोटिस नहीं किया था या नहीं कर पाए थे। इतनी एक्सपीरियंस्ड लाइफ लीड करने के बाद भी, उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी आंखें इतनी पारखी नहीं हो पाई थी जितनी कि एडला ने उन चीजों को पकड़ लिया था। और बहुत ही सटीक बात उसने कही, और वो ये थी, अपने फादर से कहा उसने कि कल फादर, पिताजी, मैंने उसके अंदर जो भी कुछ देखा मुझे समझ में नहीं आया, क्या वक्त उसके इतने बुरे आ गए थे कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा था जिससे वो ये लगे कि किसी जमाने में वो एक पढ़ा लिखा इंसान रहा होगा या एजुकेटेड मैन रहा होगा। फादर ने आंसर दिया, हैव पेशेंस, जरा धैर्य रखो मेरी बच्ची, ये सारा चीज उसकी पावर्टी के कारण है। और एक बार उसके शरीर से वो ट्रैम्प के कपड़े जहां गए तो अपने आप ट्रैम्प मैनर्स भी चले जाए। और जहां तक रही बात कल के बर्ताव की, तो वो सारा कुछ एम्बैरेसमेंट में कर रहा था, उसमें ऐसी कुछ बात नहीं है, उसमें हकीकत नहीं है। इस बीच ये लोग बात कर रहे थे तो वैले अपना काम कर रहा था, क्योंकि आयरन मास्टर ने वैले को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि वो कायदे से ड्रेसअप हो जाए, उसकी उसकी शेविंग और
जो भी हेयर कट वगैरह है वो प्रॉपरली हो जाए, वो प्रॉपर बेदिंग कर ले। तो ये सारी चीजें वो वैले संभाल रहा था। और उसके बाद जब एकदम कायदे से वो तैयार हो गया, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे अपने कपड़े भी दिए थे पहनने के लिए, तो जब पूरा वेल ड्रेस्ड अप होकर के जब अंदर घुसा वो डाइनिंग रूम में, तो आयरन मास्टर को उसे देख करके प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि वो नाराज ही हुआ। और नाराजगी का कारण ये था कि जब उसने फोर्ज में या आयरन मिल में उसको पहली बार देखा था इतने लंबे गैप के बाद, तो फर्नेस की फ्लिकरिंग लाइट और डिम लाइट में वहां की उसने उसे अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड या ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड समझ लिया था। और अब जब उसने ब्रॉड डे लाइट में उसको देखा तो वो गलती कैसे कर सकता था। और वो क्लियरली समझ गया, एकदम आराम से ये समझ गया कि ये हमारा वो पुराना फ्रेंड नहीं है, वो पुराना फ्रेंड नहीं है। और नाराज होकर के उसने तुरंत उससे इंटेरोगेट किया, क्वेश्चन पूछा कि वेल, व्हाट इज दिस, ये क्या है। को भी समझते देर नहीं लगी कि आयरन मास्टर जान चुका था कि वो उसका पुराना दोस्त आर्मी वाला नहीं है। और इसलिए अब उसने कुछ भी बनावट करने की जरूरत नहीं समझा। उसने क्लियरली कह दिया, एकदम एकदम आराम से कह दिया, ये मेरी गलती नहीं है सर। मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड हूँ। मैं तो बार बार ये कह रहा था कि मैं एक पुअर ट्रेडर यानी एक गरीब पेडलर हूँ। और मैं सिर्फ इतनी सी प्रार्थना कर रहा था आप लोगों से कि मुझे उस रात को फोर्ज में रहने दिया जाए, बस इतनी सी बात। और खैर, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि आपने मुझे जो कपड़े दिए हैं वो उतार करके मैं यही रख देता हूँ, अपने पुराने रैग्स पहनता हूँ और चल देता हूँ यहां से। मैंने आपका कुछ भी और नहीं लिया इसके अतिरिक्त। लेकिन आयरन मास्टर इतनी जल्दी उसको जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, लेकिन नहीं, ये तो ईमानदारी नहीं हुई। तुम्हें वहीं पर अपनी आइडेंटिटी क्लियर कट बतलानी चाहिए थी। और अब यह मामला तो पुलिस को जाएगा ही, शेरिफ के पास ये मैटर जाना चाहिए। और मैं देखना चाहूंगा कि शेरिफ इस मैटर में क्या कहते हैं। जब आयरन मास्टर ने उसे पुलिस में देने की बात कही, तो अचानक पेडलर भी कुछ उत्तेजित हो गए। वो एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद अचानक टेबल पे तेजी से मुक्का ने मारा और उसने कहा, सर, मिस्टर आयरन मास्टर, मेरी एक बात सुनी। इस दुनिया में चीजें कैसे चलती हैं, कायदे से अगर देखा जाए तो ये दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। और जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें इस दुनिया में हैं वो और कुछ नहीं, बस एक बेट की तरह है, एक चारे की तरह है। और कोई बेचारा जब गरीब आदमी उस चारे की लालच में आगे बढ़ता है तो वो उसी में फंस करके रह जाता है। अगर आज आप मुझे शेरिफ को देते हैं तो आज मेरी बारी, और कल हो सकता है इससे बड़े चारे में आप भी उसको पकड़ लें, इससे बड़े चारे को आप भी लेने जाएं और आप भी हमसे बड़े रैट ट्रैप में फंस जाएं। इसमें अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आयरन मास्टर हंसा, लेकिन वह उसकी बंदर घुड़की में आने वाला नहीं था। उसने कहा, ठीक है, बहुत कहा तो तुमने, बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं। हाँ, बस ये जरूर है कि ठीक है, जाओ तुम। मैं शेरिफ को क्रिसमस ईव पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तुम ऐसा करो, इमीडिएटली गेट आउट ऑफ माई हाउस। ट्रैप सेलर, उसे और क्या चाहिए था। अगर वो अरेस्ट हो जाता तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाने वाली थी। तो वो तुरंत दरवाजा खोल करके बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक एडला विल्बेंशन बीच में आ गई। उसने अपने फादर से कहा कि पापा, मैं आज सवेरे से बहुत खुश थी, बल्कि शाम से ही बहुत खुश थी कि चलो इस व्यक्ति को, जो कि पूरी दुनिया में घूमता रहता है, इस गली से उस गली तक, उसका कोई नहीं, लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं, कहीं रुकता है तो उसको लोग भगा देते हैं, लोग उसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं, न उसके पास अच्छे कपड़े, न अच्छा खाना। तो कम से कम एक दिन उसके जीवन में
कुछ खुशी मैं दे सकती, और यह सोच करके मैं उसके लिए कुछ कर पाऊंगी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब जबकि वो चला जाएगा, मेरी ये सारी की सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। मैंने उसके लिए एक दिन फुल ऑफ क्रिसमस चीयर्स बनाने के लिए सोचा था, लेकिन अब वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मेरा कहना है कि वाकई में गलती उसकी भी नहीं थी, और अगर हम लोग उसको लेकर के यहां पर आए थे तो बेहतर है कि इस क्रिसमस के ओकेजन पे इसको रहने दिया जाए, और मैं इसके क्रिसमस टाइम को एटलीस्ट खुशनुमा बनाना चाहूंगी, और बना करके खुश होना चाहती हूँ। आयरन मास्टर बहुत सहमत तो नहीं था अपनी बेटी की बात से, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं सका। बस इतना ही मन बुदबुदाया कि यू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, यानी तुम एक पादरी से भी, चर्च के फादर से भी ज्यादा बुरा प्रीचिंग करती हो भाई। तुम्हारी बात मैं कैसे काट सकता हूं, ठीक है, जो चाहे वैसा करो। हाँ, लेकिन कहीं तुम्हें भविष्य में इसको लेकर के पछताना न पड़े। हिडला विल मेंशन उसके हाथ पकड़ करके, पेडलर का हाथ पकड़ करके उन्होंने उसने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया, और वो आदमी खाने लगा, ब्रेकफास्ट करने लगा। और बीच बीच में वो एडला विल्मैनसन की तरफ देखता। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसकी इतनी मदद क्यों कर रही थी, उसके पीछे उसकी भावना क्या थी। खैर, ब्रेकफास्ट लेने के बाद पेडलर एक गेस्ट रूम के सोफा पर जाकर के एक स्ट्रेच में एक करवट पर सो गया, और पूरे फोरनून वो सोता रहा, जब तक कि उसे क्रिसमस फेयर टेस्ट करने के लिए, क्रिसमस जो उसके व्यंजन थे क्रिसमस के, उसको चखने के लिए, उसको खाने के लिए नहीं उठाया गया। उसने क्रिसमस फेयर अटेंड किया, खाया, फिर सो गया। वो इतना सो रहा था सवेरे से ब्रेकफास्ट लेने के बाद, जैसे कि पूरी लाइफ भर इतनी चैन से वो कभी न सोया हो। शाम को क्रिसमस ट्री लाइट किया गया और उसको फिर से उठाया गया। वो वहां पर आया तो जरूर, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कैंडल की लाइट भी उसे चुभ रही थी। वो थोड़ी देर के लिए वहां पर अटेंड किया उसने, और फिर उसके बाद फिर गायब हो गया। फिर से वहीं जाकर के वो सो गया। 2 घंटे के बाद उसे डिनर के लिए उठाया गया, और डिनर करने के बाद वो उठा, और जितने लोग भी वहां पर प्रेजेंट थे डिनर पे, एक एक करके सबको उसने थैंक्स कहा और गुड नाइट कहा। लेकिन जब वो एडला विल्मैंशन के पास पहुंचा थैंक्स कहने के लिए, तो एडला विल्मैंशन ने उसको कहा कि मेरे फादर का ये इंटेंशन है कि जो ये कोट है वो पहन रखा था, उसके फादर का दिया हुआ कोट, ये वो रख सकता था। और साथ ही साथ उसने फादर का एक और पैगाम उसको कहा कि अगर नेक्स्ट क्रिसमस ईव को वो चाहे तो यहां पर आकर के रेस्ट कर सकता है, पीसफुली रह सकता है, और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ऐसी गारंटी उसने दिया। और उसका वहां पर इस घर में स्वागत होगा। रैट ट्रैप सेलर कुछ नहीं बोला, बस एकदम आश्चर्य की निगाह से एडला विल्मैंशन की ओर देखता रहा, और फिर चला गया। अगली सुबह क्रिसमस की सुबह थी, 25 दिसंबर। एडला विल्मैंशन और आयरन मास्टर दोनों जल्दी सुबेरे उठ करके चर्च सर्विस के लिए जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन पेडलर अभी भी सो ही रहा। इन दोनों ने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, और वो अपने स्वयं चर्च चले गए। लेकिन चर्च से लौटते समय एडला बहुत ही परेशान, उदास लग रही थी। कारण यह था कि चर्च में उन लोगों को इस घटना का पता चला कि रैम्सो आयरन वर्क्स का एक पुराना जो क्रॉफ्टर था, उसके घर में एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने चोरी कर ली। और तुरंत ही वो समझ गए कि वो चोर कोई और नहीं था, क्योंकि वो चोर भी रैट ट्रैप सेलर था और ये भी रैट ट्रैप सेलर था। तो वाकई में वो चोरी करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वो यही था। और इसका मतलब कि उन लोगों ने उसी चोर को पनाह दे रखा था, और पनाह देने में सबसे बड़ी भूमिका थी एडला विल्मैंशन के लिए। इस एडला विल्मैंशन की इसलिए सबसे ज्यादा दुखी भी वही थी। अभी कैरेज
उनके घर पर पूरी रुकी भी नहीं थी कि आयरन मास्टर तेजी से उतरते हुए वैले से पूछता है कि वो रैट ट्रैप सेलर अभी है कि नहीं, हमारा गेस्ट अभी है भी कि नहीं, कि चला गया। वैले ने आंसर दिया कि नहीं, वो तो चला गया, लेकिन अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया बल्कि कुछ छोड़ करके गया है। और ये एक पैकेट है जो कि मैडम एडला विल मेंशन अगर चाहे तो खोल सकती है, क्योंकि उसने यह कहा है कि यह पैकेट मैडम को दे दिया जाए। पैकेजिंग बहुत बुरी की गई थी, वो बहुत ही आराम से खुल गई। और जब पैकेट खुला तो एडला विल मेंशन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जो गिफ्ट था उसका, वो एक रैट ट्रैप था। और इतना ही नहीं, उस रैट ट्रैप के अंदर 3 नोट्स, 3 बिल्स थे, 10-10 के, 30 क्रोवर्स। और साथ में ही एक चिट्ठी भी थी जो कि टूटे फूटे अक्षरों में, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा तो था नहीं, टूटे फूटे अक्षरों में वो चिट्ठी लिखी हुई थी। चिट्ठी में उसने लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्योंकि आप पूरे दिन हमारे साथ बहुत ही नाइसली इस तरीके से पेश आए जैसे कि मैं एक कैप्टन था। तो अब मैं आपको इस क्रिसमस के दिन बिल्कुल भी परेशान या एम्बैरस नहीं करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप एक थीफ के द्वारा इतने शुभ दिन पे परेशान हो। साथ ही मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि ये जो पैसे मैं छोड़ जा रहा हूं इस रैट ट्रैप के अंदर, ये उस क्रॉफ्टर को वापस कर दिए जाएं जो कि ये मनी हमारे जैसे पुअर या रैम्स के लिए वो एक प्रकार से बेट के रूप में वहां पर लटका करके रखता है। ये रैट ट्रैप आपके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है मेरी तरफ से, या एक रैट की तरफ से, जो कि वो रैट की तरह इस रैट ट्रैप में, इस दुनिया की रैट ट्रैप में घूमता रहता, अगर आपने उसे रैट से कैप्टन का ऑनर न दिया होता। क्योंकि इस कैप्टन वाले सत्कार ने, व्यवहार ने, प्रेम ने, ट्रीटमेंट ने इस रैट को रैट से कैप्टन बना दिया। और रैट तो शायद अपने अंदर की गंदगी नहीं साफ कर सकता था, उसकी नियति होती उसी पिंजड़े में चक्कर काटना, लेकिन कैप्टन होने के बाद मैं अपने आप को क्लियर कर सका, बिकॉज आई गॉट द पावर टू क्लियर माई सेल्फ। और फाइनली उसने लिखा, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टैल। यानी एडला विल मेंशन को उसने रिगार्ड्स दिए और स्वयं अपने नाम के साथ उसने कैप्टन लगाया और अपना सिग्नेचर कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में किया। वह वॉन स्टेल जो कि उसके फादर का एक दोस्त था, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था। यहीं पे ये स्टोरी समाप्त होती है। इस लेसन के अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके मेन क्वेश्चंस की, उसके आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। तो देखना मत भूलिएगा हमारा अगला वीडियो, जो कि द रैट ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स का या उसके एक्सरसाइज का होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पसंद किया होगा, ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा और शायद किसी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत भी न पड़े। हालांकि फर्स्ट हैंड रीडिंग ऑफ द लेसन इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। आई नेवर से और आई नेवर क्लेम दैट दिस वीडियो कुड बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ your first hand reading of the text, original text. But still, if you really want to make a quick revision, this should be one of the best videos that one can provide or you can find on the YouTube. So you watched my video. For that, thank you very much. But once again, I would like to request you that if you liked this, please share this video with your friends. And so far, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe it now. Thank you once again. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।